हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द टॉपिक, एंड देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये दोनों ही टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अंडर द टॉपिक की लर्निंग प्रोसेसेस, जो कि अगेन एक सब टॉपिक है। मैं बता देती हूँ किसका, ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। पिछले जो हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनमें हमने ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को समझा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझा, की लर्निंग प्रोसेसेस में हमने लास्ट वीडियो में रीइंफोर्समेंट और एक्सटिंक्शन की बात की थी। ये जो जितना भी कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ही की एनसीईआरटी की बुक से कर रही हूँ। तो जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो इस टॉपिक का, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का अब लास्ट पार्ट है। तो वैसे तो ये जो आपका टॉपिक है रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये चारों ही टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। मैं क्विकली चैप्टर को बिगिन करूंगी, एनसीईआरटी की बुक शेयर करूंगी आपके साथ स्क्रीन पर, जैसे कि लास्ट वीडियोज में मैं अब तक करती आई हूँ। और कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डाउट आपका है तो वो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है पेज नंबर 115 पर हम क्विकली बिगिन करते हैं। The processes of generalization and discrimination occur in all kinds of learning। हमें पता है कि हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, लर्निंग को तो आप अब तक समझ ही चुके हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिफरेंट सब प्रोसेसेस आते हैं। तो उन्हीं सब प्रोसेसेस में से एक है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम लर्न करते हैं, उसी लर्निंग के प्रोसेस में हम जनरलाइज करना सीखते हैं। जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन को बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये टर्म्स क्या हैं। जनरलाइज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को जानते हैं, उसके बेसिस पर सिमिलर सिचुएशंस में आप रिएक्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आप एक रोड पर जा रहे हैं और रोड पर आपको स्पीड ब्रेकर दिखा। आपने नोटिस किया कि ये स्पीड ब्रेकर है और रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी पड़ते हैं। तो जब आप रास्ते पर चलेंगे तो आप ये नोटिस करते हुए चलेंगे कि कहीं पर स्पीड ब्रेकर हो सकता है। अब ये आपने कैसे किया, ये आपने जनरलाइज किया। कोई एक सिचुएशन आपके साथ एक बार हुई, तो सिमिलर केस में, रोड पर चलने के केसेस में ही आप स्पीड ब्रेकर को ऑब्जर्व करेंगे। कब? जब आप स्कूटी से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं। जब आप पैदल चलेंगे तो वो चीज आपको उतना बॉदर नहीं करेगी। तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो गई कि जब आप पैदल चल रहे हैं, लेकिन आप इसको कब ऑब्जर्व किया था? जब आप स्कूटी चला रहे थे, जब आप बाइक चला रहे थे। तो अब सिमिलर केस में आप इस चीज को नोटिस करेंगे। सेम सिचुएशन को किसी और टाइम फ्रेम में जनरलाइज करना या इक्विवेलेंट केसेस में अंडरस्टैंड कर लेना इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। हम अपने कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजों को लाइफ में जनरलाइज करते हैं। जैसे आप किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लर्न कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को घर में जिस तरह से करते देखते हैं, वो देखते हैं कि जब मेहमान घर पे आते हैं या डोरबेल बजती है तो मम्मी या पापा क्या कहते हैं, आइए आइए अंदर आइए। आप लोग उनको वेलकम करते हैं। ये सब होता है, वो नोटिस करते हैं। फिर देखते हैं कि वो उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, हेलो हाय विश कर रहे हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, बच्चा उन्हें देखकर, ऑब्जर्व करके, और फिर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इट इज मोर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम थिंग लेटर इन अनदर केस। तो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। नॉट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जो हम देखते हैं वैसा हमें नहीं करना है, तो उसका मतलब उसका ऑपोजिट करना है। दैट इज वेरी सिंपल। जैसे आप, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें पेट्स से बहुत डर लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगली बार जो पेट्स को देखेंगे, किसी के घर जाएंगे तो थोड़ा दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जैसा उन्होंने नोटिस किया वैसा उन्हें अब नहीं करना है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। और जैसा उन्होंने नोटिस किया वैसा उन्हें नेक्स्ट टाइम करना है, इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। इसीलिए ये दोनों चीजें एक जगह पर हैं आपकी बुक में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं, ऑपोजिट है बेसिकली एक दूसरे की। तो चलिए, अब आपकी बुक में क्या दिया है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन बुक से भी पढ़ना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अकर इन ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग। किसी भी तरीके की लर्निंग हो, ऐसा होता ही है। However, they have been extensively investigated in the context of conditioning। कंडीशनिंग के केसेस में इनको ज्यादा बारीकी से नोटिस किया गया है। Suppose an organism is conditioned to elicit a CR, conditioned response, saliva secretion or any other reflexive response। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सपोज एन ऑर्गेनिज्म को कंडीशन किया गया है, मतलब उसको उसको उस सेलिवेशन के प्रोसेस को करने के लिए क्रिएट किया गया है वो एनवायरनमेंट, तभी तो उसको कंडीशनिंग बोलते हैं।
On presentation of a CS, light or sound of bell, after conditioning is established, the another stimulus similar to the CS, ringing of telephone is presented. हमने पावलोव की थ्योरी में चीज पढ़ी थी कि जब बेल बजती थी तो डॉग आता था, सेलिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमने सिमिलर केस किया, अब हमने बेल नहीं बजाई, अब हमने क्या बजाया, टेलीफोन की रिंग बजा दी, कुछ भी और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया। द ऑर्गेनिज्म मेक्स द कंडीशन रिस्पॉन्स टू इट, तो भी ये चांसेस हैं, देखिए जनरलाइजेशन ही तो हो रहा है यहाँ पे कि जो डॉग है तो भी ये चांसेस हैं कि वो सिमिलर बिहेवियर को परफॉर्म करेगा, जैसे बच्चे ने पेरेंट्स को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ हाय हेलो की थी, बिल्कुल उसी तरीके से। दिस फिनोमिना ऑफ रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलाई इज नोन एज जनरलाइजेशन, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझने में अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगेन अब ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगेन सपोज अ चाइल्ड हैज लर्न द लोकेशन ऑफ अ जार ऑफ अ सर्टेन साइज एंड शेप इन विच स्वीट्स आर केप्ट, एक बच्चे ने नोटिस कर लिया कि एक जार में क्या स्वीट्स वगैरह रखी हुई हैं। इवन व्हेन द चाइल्ड्स मदर इज नॉट अराउंड, द चाइल्ड फाइंड्स द जार एंड ऑब्टेन्स द स्वीट, बच्चा फिर भी उसको फाइंड आउट कर ले रहा है। दिस इज अ लर्न ऑपरेंट, ये एक सीखी हुई चीज है, बच्चे ने उसको कई बार किया था तब उसको पता चला कि ऐसा करना है। नाउ द स्वीट्स आर केप्ट इन अनदर जार ऑफ अ डिफरेंट साइज एंड शेप and at a different location in the kitchen. In the absence of the mother, the child locates the jar and obtains the sweet. ये सब तो आपने बचपन में कभी ना कभी किया ही होगा, तो आपको पता ही है। This is also an example of generalization, कि आप देखिए काम वही है, टाइम फ्रेम और सिचुएशन सिनेरियो थोड़ा बदल गया, तो उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। When a learned response occurs or is elicited by a new stimulus, it's called generalization. ये भी डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। अनदर प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जनरलाइजेशन, मैंने अभी बोला कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, आप कहते हैं ना कि वो बायसनेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमें उससे, तो यही होता है, मतलब जिसमें हम उसके बीच में कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे होते हैं जो उसके ऑपोजिट होता है। जनरलाइजेशन इज ड्यू टू सिमिलरली, वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज अ रेस्पॉन्स ड्यू टू डिफरेंस, डिफरेंस की वजह से ही तो बायसनेस होती है ना, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। For example, suppose a child is conditioned to be afraid of a person with a long mustache and wearing black clothes. In subsequent situation, when she meets another person dressed in black clothes with a beard, the child shows signs of fear. छोटे बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर छोटे बच्चे के सामने कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाला कुछ ऐसा थोड़ा सा स्केरी सा फेस, मतलब गेटअप लेकर कोई आ जाए तो बच्चा डर जाता है। अब अगर सिमिलर सिचुएशन उसके पास होगी, इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन व्हेन she meets another person, द चाइल्ड इज फियर टू जनरलाइज, अब बच्चा डरना ही सीख गया, उसको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होगा तो वो डर जाएगा। चाइल्ड्स फियर इज जनरलाइज, सो शी और ही मीट्स अनदर स्ट्रेंजर हु इज वेयरिंग ग्रे क्लोथ्स इन अ क्लीन शेवन, अब इसका ऑपोजिट उस पर्सन को मिलेगा तो वो नहीं डरेगा, द चाइल्ड शोज नो फियर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यही डिस्क्रिमिनेशन है। अकरेंस ऑफ जनरलाइजेशन मीन्स फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक चीज एक टाइम पर होगी। Discriminative response depends on the discrimination capacity or discrimination learning of the organism. डिस्क्रिमिनेट हम कितना ज्यादा कर पाएंगे ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है ये तो हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं, पर क्या नहीं करना है इसे सीखने के लिए क्या करना है को भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। मतलब डिस्क्रिमिनेशन सीखने के लिए जनरलाइजेशन करना आना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया हमारा जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन। अब हम आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरफ, जो एक अगेन एक टॉपिक है आपका कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है। रिकवरी अगर हो रही है तो सिंपल सी बात है कि कुछ पहले गायब हुआ होगा, उसी की रिकवरी होगी। तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी अकर्स आफ्टर अ लर्न्ड रिस्पॉन्स इज एक्सटिंग्विश्ड। कोई भी लर्न रिस्पॉन्स जब होता है, जब वो गायब हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है हमारे अंदर, तब उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। अब ये कैसे होती है, हम यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ लर्निंग थी वो फेड आउट हो गई है, लेकिन उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज लर्न टू मेक अ रेस्पॉन्स फॉर गेटिंग रीइंफोर्समेंट, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रीइंफोर्समेंट करने पर ही उस लर्निंग को याद रख पाता है। देन द रिस्पॉन्स इज एक्सटिंग्विश्ड एंड सम टाइम लैप्सेस। अब क्या होगा, जब उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो एक टाइम के बाद उसकी लर्निंग वॉश्ड आउट हो जाएगी, और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद क्या होगा, अ क्वेश्चन नाउ मे बी आस्क्ड वेदर द रिस्पॉन्स इज कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो उस पर्सन ने लर्न किया था, जिसको हम कह रहे हैं कि वो भूल गया है, क्या वो कंप्लीटली फेड अवे हो चुका है, क्या वो कंप्लीटली अब एग्जिस्ट नहीं करता है,
जो हमने एक्सटिंक्शन में पढ़ा भी था कि किसी चीज का हमारे किसी लर्निंग का हमारे माइंड से वॉश अवे हो जाना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो अब हमेशा के लिए गायब हो चुका है, क्या वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। यही है हमारा आज का टॉपिक, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यही क्वेश्चन उठता है कि क्या वो रिस्पॉन्स अब कभी नहीं होगा। It has been demonstrated that after lapse of considerable time, the learned or CR recovers and occurs to the CS। ऐसा भी होता है कि जिस चीज को हम समझते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, जो हमेशा के लिए गायब हो गई है, वो लौट कर आती है। और इसे मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि किसी चीज को जिसको आपको लगता है पूरी तरीके से भूल चुके थे, वो सडनली आपके माइंड में आ जाती है। कभी कभी टीचर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो आप प्रेजेंट में आपके माइंड में नहीं है, लेकिन आप उसका फिर भी आंसर दे देते हैं। यही कहलाती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि जिस चीज को हमने पहले लर्न किया था, हमको उसके लिए रिइंफोर्स भी किया गया था और हमारी उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो गई थी, हमें लगा कि हमने उसको बहुत टाइम तक रिवाइज नहीं किया तो डेफिनेटली उसका एक्सटिंक्शन हो गया, लेकिन एक सिचुएशन के अंदर उसकी स्पॉन्टेनियस इमीडिएट रिकवरी हो गई, हमने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। आप सोचिए ऐसे सिचुएशन को, जब आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसका आंसर इमीडिएटली दे दिया और फिर आप खुद भी हैरान हुए कि अरे वाह, मुझे इसका आंसर कहाँ से याद आ गया। आपने ऐसा सोचा होगा, अगर आपके संग ऐसा हुआ है तो, और नहीं हुआ है कभी ना कभी होगा जरूर, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। Now coming to the point, the amount of spontaneous recovery depends on the duration of the time period, time lapsed after the extinction session। एक्सटिंक्ट होने के बाद से लेकर कितना टाइम लैप्स हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है, टाइम गैप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम लैप्स, द ग्रेटर इज द रिकवरी ऑफ द लर्न रेस्पॉन्स। इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एक्सटिंक्शन कब हुआ था। यहाँ पर ये कहते हैं कि द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम लैप्स, जितना ज्यादा टाइम लैप्स होगा, जितना ज्यादा वो फेज बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं लर्न रिस्पॉन्स की रिकवरी के। ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आप सरप्राइज भी होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि जितना पुरानी बात होती है उतना हमें फास्ट याद आ जाती है, उसकी उतनी स्पॉन्टेनियस होती है। जितना आपने रिसेंटली कुछ पढ़ा होगा उसको तो आप सोचेंगे, रिकॉल करने में टाइम लगाएंगे, वो फिर स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी किस चीज की होती है, जो हमें लगता है कि कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो चुकी है, फेड आउट हो चुकी है, वो चीज लौट कर आ जाती है और हम भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिगर 6.3 शोज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये जो रिकवरी होती है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, अचानक से होती है और तुरंत हो जाती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप फिगर 6.3 में भी देख सकते हैं कि कैसे जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ थी इस पर भी डिपेंड करेगा, और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स के थ्रू यानी रीइंफोर्समेंट हमने उसको दिया था। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। नाउ दिस पोर्शन इज ओवर। क्लासिकल कंडीशनिंग का ये पार्ट है जो खत्म हो चुका है। पूरी एक थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ी है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड आई विल सी यू सून विद इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। एंड till then take care of yourself, bye bye।